हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग इंग्लिश में फ्लेमिंगो और विस्टास दो बुक्स हैं। फ्लेमिंगो में दो पार्ट्स हैं, जैसे कि एक गद्य एक पद्य बोलते हैं हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में है प्रोस और पोएट्री। प्रोस मीन्स हो गया आपका गद्य कहानी वाला भाग, और पोएट्री मीन्स कविता वाला भाग हो गया। तो आज हम लोग पहला टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं कहानी के और 5 पोएम्स हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट जो राइटर है उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका पहले हम लोग एक बार इसका व्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो द लास्ट लेसन में एक कहानी है, जब फ्रांस और पर्सिया का जब युद्ध चल रहा था 1870-1871 के बीच की बात है, जब रसिया को बिस्मार्क नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब फ्रांस हार जाता है तो उसके 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पर्सिया के हाथ में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि मतलब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट वहाँ पे जो कब्जा करते हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी मातृभाषा, वो वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको, जो उसका अपना भाषा है प्रसिया का जर्मन, वो उसे थोपना चाहता था। तो एक टीचर, एक स्टूडेंट और वहाँ के लोगों के बीच के जो अपने देश के प्रति लास्ट विदाई वाली फेयरवेल वाली भावना जो आती है, वो इसमें है। यहाँ पे कैरेक्टर में लिटिल फ्रेंच, जो कि एक बच्चा स्टूडेंट है, वो थोड़ा पढ़ने में उसका मन कम लगता है, बाकी खेलने कूदने में ज़्यादा लगता है। एक कैरेक्टर का नाम है लिटिल फ्रेंच, FRANZ, फ्रेंच है। तो फ्रेंच जो बच्चा है उसे पढ़ने में कम मन लगता था, क्लास में वो कम ध्यान देता था। ज़्यादातर वह चिड़िया और उसके घोंसलों में अंडों को खोजता, और फिर कहीं पे स्लाइडिंग वगैरह होता था तो वहीं पे जाके वो स्लाइडिंग वगैरह खेल कूद में मस्त रहता था। तो एक कैरेक्टर तो ये हो गया। दूसरा कैरेक्टर है एम हेमल का। एम हेमल एक टीचर है जो कि एल्सेस एंड लॉरेन, जो 2 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये फ्रेंच पढ़ाते हैं। और बाकी विलेजर्स में आपके आगे मेयर आ गए, पोस्टमास्टर आ गए, और ओल्ड होजर हम लोग यहाँ पे बूढ़े किसान को बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कहानी में क्या क्या होता है। तो यहाँ शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर। यहाँ अल्फोंस डॉडेट जो हमारे ऑथर हैं, मतलब द लास्ट लेसन के लेखक, उनके बारे में लिखा गया है। अल्फोंस डॉडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉडेट जो थे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वार इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। बोल रहा है ये लास्ट लेसन जो कहानी लिखा गया है, यह फ्रांस और पर्सिया के बीच जब युद्ध चल रहा था 1870-1871 के बीच में, जिसमें फ्रांस पर्सिया के हाथ हार गया था। पर्सिया का नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। पर्सिया देन कंस्टिट्यूटेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पर्सिया बाकी के जो जर्मनी के अन्य देश थे उसमें जो होता था वो भी यहाँ पे लागू होगा। पोलैंड एट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, बाकी पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग सहित जर्मनी के जितने भी देश थे उनके अनुसार यहाँ पे लागू होगा। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन पर्सिया के हाथ में चले गए। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप पढ़िए और इनके मतलब को निकालिए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन great dread of scolding, especially because M. Himmel had said that he would caution us on participles, and I did not know the first word about them. पहले आप लोग देखिए, इंग्लिश आपको यदि टंच करना है, मतलब मजबूत करना है आपको अपना इंग्लिश, तो आप पहले अपना ग्रामर सही कीजिए। फिर दूसरा स्टेप है आप अपना वर्ड पावर बढ़ाइए, और तीसरा स्टेप है कि आप जो कुछ सीखे उसे तोड़ मोड़ के
पहले आप सेंटेंस बनाना सीखिए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हम लोग को कहानी पता होता है तो हम लोग आसानी से बस क्वेश्चन देख के हम लोग खुद से आंसर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग रटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग सीखेंगे और समझ के लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम लोग रटेंगे नहीं, लिखेंगे अच्छे से और खुद से समझ के और खुद के दम पे। तो शुरू करते हैं हम लोग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह काफ़ी देर से स्कूल के लिए चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझ में काफ़ी डांट खाने या फटकार बोला जाए तो उसका मुझे बहुत डर था, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि हम लोग को एम हेमल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन याद करने दिए थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मुझे उनका शुरुआती अक्षर भी नहीं आता था। यह कौन बात कर रहा है? यह लिटिल फ्रेंच बात कर रहा है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल से बाहर टाइम पास किया जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। यह बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया लकड़ी के किनारे पर बैठे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्सियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग। और जो खुला मैदान था उसके पीछे, आरा मिल के पीछे जो खुला मैदान था उसके पास, वहाँ पे जो पर्सिया के सोल्जर थे वो युद्धाभ्यास करते यानी परेड वगैरह कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। यह पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा आकर्षक या लुभावना था, जो कि मुझे आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और मैंने स्कूल की ओर तेज़ी से भागना शुरू किया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, बुलेटिन बोर्ड उसको बोलते हैं जहाँ पे डेली हम लोग का न्यूज़ वगैरह प्रकाशित होता है। पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर वगैरह थे तो उनका पर्सनल लोग सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो बुलेटिन बोर्ड पब्लिक प्लेस पर लगाया जाता था, जैसे कि अभी हम लोग डिस्प्ले पे दिखाया जाता है हम लोग को। जैसे झारखंड में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे हेमंत सरकार का लगा हुआ रहता है बड़ा सा एलईडी, उसमें योजनाएँ बताई जाती हैं और क्या क्या काम हो वो बताइए। तो उसी तरह बुलेटिन बोर्ड होता था। तो द व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबर यहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। चाहे वो युद्ध हारने का हो, चाहे सुखाड़ का हो, चाहे कोई कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर या कमांड हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। अब मैंने खुद में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने खुद में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। तब मैं जितना जल्दी जा सकता था मैं जाना शुरू किया। लोहार जो अपने ट्रेनी साथियों के साथ था, मतलब उसके साथ में जो रह के उससे काम सीख रहे थे, उनके साथ बैठा वो न्यूज़ पढ़ रहा था। तो उसने मुझे देखा और बोला, कॉल आफ्टर मी, मतलब मुझे देखा और बोला, डोंट गो सो फास्ट। इतनी भी तेज़ी से मत जाओ बच्चे तुम इतनी भी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपना स्कूल, तुम्हारे स्कूल के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मुझ पर मजाक बना रहा था। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफता हुआ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तब एक शोर शराबा बाहर गली तक सुनाई देता था, जो कि सुना जा सकता था सामान्यतः। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क बेंच के खोलने और समेटने के, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में पाठ के दोहराए जाने से, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से,
विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथों को अपने कानों पे रखते हुए समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते थे, हाथ को कान में रख के जोर जोर से एक स्वर में पाठ को याद करते थे, चिल्ला चिल्ला के। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो शिक्षक थे उसके रूलर को टेबल में पटकने की आवाज़। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा था कि मैं इन सब के बीच बिना किसी के नज़र में आए मैं अपने जगह पे चले जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग, लेकिन इससे ही उस दिन रविवार की सुबह की तरह काफ़ी शांति थी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपने पहले से अपनी जगह पे जाके बैठ चुके थे। एंड एम हिमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हिमल जो टीचर था वो क्लास में ही टहल रहे थे, अपने जो रूलर था लोहा का उसको अपने बाह में दबाए वो टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाज़ा खुद खोलना था और सबके सामने से जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हिमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हिमल मुझे देखा और बहुत विनम्रतापूर्वक बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच तुम जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मतलब जैसा कि लिटिल फ्रेंच सोचा था कि हम जाएंगे तो सबके सामने से जाना पड़ेगा, कितना शर्मिंदा वाला बात होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे एम हिमल उसको शांति से बोला कि लिटिल फ्रेंच तुम जल्दी से अपना जगह पकड़ो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूदता हुआ अपनी जगह पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पा चुका था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या मैंने अपने टीचर के सुंदर हरे कोट को देखा। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसके झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी की सारी नक्काशी की हुई। नक्काशी मतलब हाथ से काम किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वह निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा वो वैसा ड्रेस कभी नहीं पहनता था। बी साइड्स दी होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इन सब के अलावा पूरा स्कूल पूरा गंभीर और अजीब दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, बोलता है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइज किया, मतलब आश्चर्य किया, वो था हम लोग का क्लास का पीछे का बेंच जो कि हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, गाँव के लोग वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड होजर, बूढ़ा किसान, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, 3 कोना वाला हेड पहना हुआ था उसने। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और पोस्टमास्टर, मेयर, उसके बगल में कुछ और अन्य गांव वाले बैठे हुए थे। पूछेगा लास्ट बेंच में या बैक बेंच में कौन कौन था, तो ओल्ड होजर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर और कुछ अन्य विलेजर्स थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सारे लोग उदास दिख रहे थे। एंड होजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा किसान था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर यानी कि गुड इंग्लिश जैसे किताब होती है, तो फ्रेंच की गुड इंग्लिश को वहाँ पे प्राइमर बोला जाता है, तो प्राइमर लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, किनारों को अपने अंगूठे से दबाए हुए। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन ही नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने किनारों पर दबाए हुए अपने घुटनों को खोले हुए वह पेजों के बीच से देख रहा था। While I was wondering about it all,
M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब तक मैं यह सारा चीज़ सोच रहा था, एम हेमल ने अपनी कुर्सी खींची और जैसा टोन में पहले बोला था उसी विनम्र और मीठी आवाज़ में उसने जैसा कि मुझसे बोला था वैसा बोला कि मेरे बच्चों, यह लास्ट लेसन है जो कि आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बोलता है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तुम्हारे नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं आप लोग को बहुत सजग देखना चाहता हूँ, अलर्ट देखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग आज मैं जो पढ़ाऊँ आप लोग समझ सकें। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। मीन्स ये शब्द मेरे लिए मानो कि कोई आंधी बोला जाए या फिर जैसे किसी को सुन के झटका सा लगता है वैसा ही झटका लगा। ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह अभागा, तो अच्छा तो ये था जो वहाँ पे टाउन हॉल के सामने लगा था, क्योंकि जब आ रहा था फ्रेंच तो वहाँ पे देखा था कि टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड पे के सामने कुछ भीड़ थी, तो तभी सोचा कि क्या बात है। तो उसको अब समझ में आ रहा है कि अच्छा तो ये बात था कि एल्सेस और लॉरेन का जो स्कूल है वहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई होकर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों, मैं तभी मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं दोबारा कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे अब यहीं रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। तब ओह कितना दुखद बोला जाए या फिर उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, और उसको अचानक से झटका लगा कि मेरे लास्ट पार्ट है यह फ्रेंच का, क्योंकि वो उसको क्या था, कभी तक उसको लिखना भी नहीं आया था और उसको ये भी लगा था कि अब हम नहीं सीख पाएंगे, और उसको लग रहा था कि अब टीचर चला जाएगा तो हमको अब यहीं पे रुकना पड़ेगा, और अपने आप को कोस रहा था, बोल रहा था। देखते हैं आगे क्या कारण होता है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। बोलता है कि मैं अब नहीं सीख पाऊँगा क्योंकि मैं पहले चिड़ियों के अंडों खोजने और सार पे स्लाइड करने जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बेकार और बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी ले जाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। लेकिन अब ग्रामर और हिस्ट्री जो सेंट्स के थे वह हम लोग अब अच्छे दोस्त हो चुके थे, हम लोग अब इसे छोड़ नहीं सकते थे। एंड एम हेमल टू, साथ में एम हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। उसको विचार आया कि मैं अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस बात से मुझे सारा चीज़ भुला दिया, जैसे कि उसका रूलर हो, चाहे उसका जो स्वभाव था थोड़ा डिसिप्लिन वाला था, खड़ूस टाइप से, तो सारी चीज़ मुझे भूलने पे मजबूर कर दिया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। बेचारा, तो उसने लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ के सम्मान में यह संडे क्लोथ्स यानी कि जो उसका स्पेशल ड्रेस था, ग्रीन कोट था सुंदर सा और झालरदार शर्ट था और फ्रिल शर्ट बोलते हैं उसको, और साथ के साथ हैट भी पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये बूढ़े गांव के लोग इतने पीछे में क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें ग्लानि हो रही थी या फिर उन्हें पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप बोला जाए तो मतलब दुख हो रहा था कि अब वहाँ पे उनकी मातृभाषा न पढ़ाकर किसी और की देश की भाषा पढ़नी पड़ेगी। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और उन्हें इसलिए भी दुख महसूस हो रहा था कि क्यों इससे पहले वो स्कूल नहीं आए थे।
It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और लोग इसलिए भी आए थे क्योंकि टीचर का जो 40 साल का ईमानदारीपूर्वक वहाँ पे सेवा दिया था टीचर, और अपने देश के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए वो आए थे, जो कि उनका देश अब उनका नहीं था. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये चीज़ सोच रहा था तब मुझे मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. अब जवाब देने की बारी मेरी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake. क्या मैं उस पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को काफ़ी ज़ोर से और क्लियर बोल पाता बिना कोई गलती किए हुए यदि मुझे याद होता तो. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन मैं शुरू अक्षर में ही फंस गया और खड़ा रहा, मेरे अपने डेस्क को पकड़े हुए, मेरी धड़कन जो कि बढ़ी हुई थी और साथ में ऊपर देखने का साहस भी नहीं था. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच. मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. देखो ना कैसा होता है कि प्रत्येक दिन हम लोग खुद से बोलते हैं कि अरे हम लोग पास तो बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, इसे मैं कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अब तुम देखो कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं. दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस. ओह, यह जो है एल्सेस के साथ काफ़ी बड़ी परेशानी या तकलीफ है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम लोग कल के सीखने पर छोड़ दे रहे थे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. लेकिन अब देखो तुम उन लोगों को बोलने का अधिकार दे देते हो कि जो तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम कैसे फ्रेंच वासी हो, ना तो तुम्हें बोलना ही आता है ना ही तुम्हें अपनी भाषा लिखने आती है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे लिटिल फ्रेंच तुम बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम लोग सबको क्या करते हैं, खुद से एक वादा करते हैं और उस चीज़ को टाल देते हैं. मीन्स क्या होता है, हम लोग कभी कोई चीज़ टारगेट प्लान करते हैं कि हम लोग को इतना तारीख तक या फिर हमको आज यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि कोई मस्ती में रह जाए या फिर ज़्यादा सो जाए, मतलब किसी कारण उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग खुद से बहाना मार लेते हैं कि हम लोग अच्छा आज छोड़ो हम लोग कल कर लेंगे. तो देखते हैं आगे क्या होता है. योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंसियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए उतने चिंतित नहीं थे. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें किसी फार्म या मिल्स में काम करने के लिए रखना चाहते थे. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े और पैसे हो जाएं. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी उतना ही मैं अपने आप को दोष देता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने पाठ पढ़ने की जगह अपने फूलों में पानी देने को नहीं भेजा था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और मैं जब मछली पकड़ने जाता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. फिर इसी तरह एम हेमल एक से दूसरे बात बोलते बोलते वह अपने फ्रेंच भाषा पे आते हैं. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बोलते हैं कि यह जो हम लोग का फ्रेंच लैंग्वेज है यह सबसे सुंदर भाषा है दुनिया का. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की
टू देयर प्रिजन। बोलता है कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत है, जिसकी हमें ज़रूर रक्षा करनी चाहिए हम लोगों के बीच, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं तो उनकी अपनी भाषा उनके जेल की चाबी की तरह होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर किताब खोली और हमें अपना पाठ पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे कितने अच्छी तरह से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया। कितना आसान था ये चीज़। मैंने सोचा कि शायद इससे पहले मैंने कभी इतनी ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, या फिर हो सकता है कि टीचर ने भी इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ कभी नहीं बताया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बेचारा जो है, बेचारा मतलब कौन, एमएमएल चाहता था कि हमें सारा ज्ञान दे के वो जाए। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और हमारे दिमाग में वो एक झटके में दे देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोग के पास एक राइटिंग का पार्ट था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नए कॉपी लेके आए थे, मतलब नोटबुक लेके आए थे। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, जिसमें सुंदर गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वह ऐसे प्रतीत हो जैसे थे कि हमारे स्कूल रूम में वो झंडे जैसे कि फहराने पर लहरते कैसे, वैसे सारा रूम में लहर रहे हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और रोड की सहायता से झंडे हमारे डेस्क पर, जैसे कि हम लोग कैसे होता है अपना झंडा को पकड़ के रखते हैं, उसी तरह हर डेस्क में लगाया हुआ हो माना कि। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप ये देख सकते थे कि सभी को अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। आवाज़ आ रही तो सिर्फ कलम जो पेपर पे चलते उसके स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। मतलब कलम जब चलता है पेज पे तो कैसा होता है, बस वही आवाज़ आ रही थी, बाकी सब कुछ शांत था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार कुछ बीटल्स भी अंदर आए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज हिप दैट वाज फ्रेंच टू। वे अपने मछली पकड़ने के हुक को खोजने में लगे हुए थे, मानो कि वह भी फ्रेंच ही थे। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत में जो कबूतर थे वो बहुत धीमे आवाज़ किए, जैसे गुटरगू का आवाज़ किए। और मैंने खुद से सोचा कि क्या जर्मन, मतलब क्या जो ये गुलाम हम लोग को किए हैं, तो क्या ये इन कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों से भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। मैं जब लिख रहा था तो जब भी मैं एम हेमल को देखता था तो वो देख रहा था कि वो अपने कुर्सी में बिना कोई गति किए हुए चुपचाप बैठे हुए थे और किसी एक चीज़ को देखते थे, उसके बाद ही किसी अन्य चीज़ को देखते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। मानो कि वह रूम के सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। अच्छा, तो ये जहाँ तक बात था कि वो 40 साल से वो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, सेम जगह पे, उसी स्थान पे। उसका गार्डन जो बगीचा था वो जस्ट खिड़की के बाहर था और क्लास उसके जस्ट अपोजिट फ्रंट, मतलब उसके सामने ही था। जस्ट लाइक दैट
ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन में टोलर, जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप वाइन के पेड़ थे वो खिड़की से होते हुए छत की ओर चले गए थे। मतलब बता रहे 40 साल से वो एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहा था, मतलब पढ़ा रहा था। तो बदला था तो क्या बदला था, बस डेस्क और बेंच क्या हो गया था, घिस के चिकना हो गया था। और जो अखरोट के पेड़ थे वो बगीचे में वो लंबे हो चुके थे, और हॉप वाइन जो उसने खुद लगाई थी वह खिड़की से होते हुए छत की ओर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना उसे ये सब छोड़ के जाने का दुख होगा। पुअर मैन, बेचारा बेचारा उसको कितना दुख होगा इस सब को छोड़ के जाने का। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे। उसकी बहन को ऊपर में जो कि वहाँ सामान पैक करी थी उनको टहलते हुए साफ सुना जा सकता था, क्योंकि वो कल देश छोड़ के जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू दी वेरी लास्ट, लेकिन उसमें अभी साहस था किसमें, एम हेमल में, कि हर पार्ट को वह अंतिम तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें एक इतिहास में हमारा एक पार्ट था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, इसके बाद बच्चों ने अपना जो, जैसे हम लोग छोटा बच्चा कैसे ABCD बोलता है उसी तरह वहाँ फ्रेंच में वहाँ के बच्चे लोग चिल्लाए बा बेबी बोबू, मतलब वहाँ का ABCD है। तो एक साथ एक स्वर में बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हेजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। ठीक वहाँ पीछे जो बूढ़ा किसान या ओल्ड होजर जैसा बोला गया उसको, वो अपना चश्मा लगाए और जो प्राइमर बुक था ABCD या गुड इंग्लिश किताब जो था उसके हाथ में, उसने जैसे बच्चे लोग बोल रहे थे उसी तरह उसके साथ साथ इसने भी उस चीज़ को पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉच क्राइंग, आप यह देख सकते हैं कि वो भी साथ में रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी वॉइस उसके भावना के कारण लड़खड़ा रही थी, उसकी आवाज़ में रोने की या फिर उसको जो बोला जाए रुआसा टाइप से वो हो रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और यह काफ़ी हास्यपूर्ण या फिर काफ़ी मजाकिया था कि हम लोग सभी साथ में हंसना और रोना चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ओह तो मुझे क्या लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इन सब के बीच चर्च क्लॉक ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, उसके बाद जो उसका पवित्र गाना होता है या फिर धार्मिक गाना होता है वो बजना वहाँ पे शुरू हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और ठीक इसी समय जो ट्रम्पेट्स मतलब जो बजा था पर्सियन सोल्जर का, जो हमारे ठीक खिड़की नीचे से गुजर रही थी उसका आवाज़ आया। एम हेमल स्टूड अप वेरी फेल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, एम हेमल अपना कुर्सी से उठा जिसके चेहरे पर काफ़ी उदासी होने का काफ़ी पीलापन दिख रहा था, और मैंने उन्हें आज तक कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन, मेरे दोस्तों उन्होंने कहा मैं लेकिन किसी कारणवश वो रुक गए, वो आगे नहीं बोल पाई। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उसके बाद उसने पूरी ताकत से लिखा, वो जितना बड़ा से उतना बड़ा वो लिखा। वाई विल फ्रांस, चिरंजीवी रहो फ्रांस, मतलब फ्रांस हमारे अमर रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उसके बाद वह रुका और अपने सर को झुकाए दीवार के विपरीत, बिना कोई शब्द कहे हमें इशारा किया अपने हाथों से कि स्कूल अब समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है लेसन के अंदर, वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, बोलता है फ्रेंच उस दिन क्या चीज़ की तैयारी करके उसको स्कूल जाना था, उसको उस दिन पार्टिसिपल्स का रूल याद करके जाना था।
सेकेंड देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था उस दिन कि कुछ जो और दिन होता है उसके अलावा क्या उस दिन अजीब था। तो क्या अजीब था कि और दिन हल्ला होता था लेकिन उस दिन शांति था, और सबसे अजीब बात था कि उस दिन गांव वाले जो कि पीछे के बेंच हमेशा खाली रहते थे वहाँ पे आज गांव वाले आके बैठे हुए थे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था। बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा था कि कल से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच ना पढ़ाई होकर जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब एक और देख लेते हैं नंबर 8 पेज में, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। बोलता बर्लिन से जो ऑर्डर है तो उसके बाद स्कूलों पर वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन यही हुआ था कि अब वहाँ पे फ्रेंच ना पढ़ाई होकर वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। सेकेंड देखते हैं, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम एम एल एंड स्कूल चेंज। बोलता है कि फ्रेंच का क्या फीलिंग था एम एम एल के प्रति और स्कूल में परिवर्तन के प्रति। एम एम एल को पहले एम एम एल मतलब फ्रेंच को एम एम एल पहले पसंद नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा और एम एम एल कल से नहीं आएंगे तो थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ कि मैंने उनकी बातों पे क्यों ध्यान नहीं दिया। और स्कूल चेंज का जहाँ तक बात रहा तो उसे भी अपने भाषा को छोड़ने का उसे भी दुख का एहसास था। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।